तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं F बराबर जो R/2 होता था, यानी जो गोलीय दर्पण है उसमें वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध है। तो आपको पता है जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यही संबंध है उसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध को बताएं, तो आपको पता है कि जो भी गोलीय दर्पण है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, ये P है और ये F है और यहाँ पे C होता है, तो इसकी बीच की दूरी को R बोलते हैं, जबकि इसके बीच की दूरी को छोटका f से सूचित करते हैं। ये जो F है ना, ये टोटल R है, पूरा R है, उस R का टोटल दूरी का ये आधा है F, ठीक है। यानी F बराबर R का आधा होगा तब इसका बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर सिर्फ संबंध पूछा जाए 1-2 नंबर में, 2 नंबर में ऐसा, तो इस टाइप का पूछा जा सकता है। और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। तो ये तो काफ़ी इजी है, ये सबको पता भी होगा, लेकिन मेन जो है इसमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो अवतल दर्पण में बोल सकता है कि सिद्ध करे कि F बराबर R/2, या तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2। तो दोनों दर्पण में आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से सिद्ध करना है। फिलहाल इसको मिटा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है। अब हमारे पास क्वेश्चन है सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, सबसे पहले सिद्ध करते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण में सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए एक अवतल दर्पण अपने को बनाना होगा। यहाँ पर तो ये हमारा है अवतल दर्पण। इसमें ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव, और ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र आपको पता है कैसे बनाना है। तो अब अपने को यहाँ पे सिद्ध करना क्या है अवतल दर्पण में F बराबर R/2। इससे पहले आपको बहुत सारे जो कुछ नियम है मैथ में, तो वो याद होना चाहिए। जैसे ये समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है जो जा रहा है बीच से, तब इसमें बहुत सारा नियम होता है। जैसे इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों एक तरफ ये और एक तरफ इसका कोण, ये एकांतर कोण से बराबर होते हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए। या फिर इधर भी हो इधर हो, तो ये दोनों अंतः एकांतर कोण, ये अंदर में कोण बन रहा है, एक ऊपर बाहर में बनता है, एक अंदर बनता है, तो अंतः एकांतर कोण ये हुआ। और बाहर में अगर देखें ये वाला और ये वाला, तो ये बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। फिर तो ये एकांतर कोण से ये बराबर होता है, ये ऐसे ही बता रहे हैं अभी। वैसे तो ये मैथ में पढ़ना है, बट यहाँ पे इसका यूज है समझने के लिए। फिर होता है संगत कोण, जो होता है वो भी बराबर होता है। संगत का मतलब सेम स्थान पे, अगर इस स्थान पे कोण बना है तो इधर इस स्थान पे कोण बन रहा है, ये दोनों सेम स्थान पे है। इससे आने वाला रेखा ऊपर कोण बनाता है, इससे आने वाला रेखा ऊपर कोण बना रहा है, ऊपर दोनों एक ही साइड में है, तो ये संगत कोण बराबर होता है। चाहे उधर हो चाहे अंदर में भी ये वाला और ये वाला, ये संगत कोण से बराबर है। तो ये सब पता होना चाहिए ताकि ईजिली समझ में आ जाए। तो और एक बात और, जो हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, फॉर एग्जांपल ये एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर होगा तो 2 कोण बराबर होता है, इससे जो कोण बन रहा है, ठीक है। यानी इस भुजा का सम्मुख कोण इस भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। और या फिर 2 कोण, अगर ये 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है, या फिर कोई भी डिग्री का हो, बराबर अगर दिया हुआ है, तो अगर 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा बराबर होगा, 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण बराबर होता है। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा नियम। तो ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जब 2 भुजा बराबर होते हैं तो इसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, 2 कोण बराबर होते हैं, उस भुजा से जो बनने वाला कोण है वो बराबर होता है। तो ये सबको पता होगा। तो चलिए हम लोग सीधा अब सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जो भी करना है, यहाँ पे जो भी अभी करेंगे उसको अभी लिखना है, ठीक है। तो अभी इधर सिद्ध करना है, इसके लिए आपको पता है सबसे पहले किरण आता है, समानांतर जो किरण आता है, जब वो दर्पण से टकराएगा तो वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरता है, और यहाँ पर इस किरण का नाम हम लोग लिख देंगे A और B। किरण का नाम AB है, जो B बिंदु से टकरा कर
परिवर्तन होकर एफ से गुजरता है। तो ये अपने को अच्छे से बनाना है और इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सी से हम लोग एक अभिलंब डालेंगे, ठीक है। अभिलंब तो आपको पता है कि ये अभिलंब के साथ जितना आपतित कोण आपतित किरण जो है जितना अभिलंब के साथ कोण बनाएगा उतना परिवर्तित किरण भी कोण बनाते हैं, ये सबको पता है। ये वाला यहाँ पर कोण और यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी ये दोनों कोण अभी इक्वल होगा। तो कोण का नाम यहाँ पे ए बी सी भी लिख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा सुविधा होगा कि हम लोग यहाँ पर कोण एक नाम दे देंगे इसका, और इसका नाम कोण 2 दे देंगे। एक कोण और यहाँ पे भी बनेगा, इसका नाम कोण 3 दे देंगे, ठीक है, दे देंगे बाद में। फिलहाल अभी हमने इतना किया। एक अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2, यानी ये जो F यहाँ पर होता है वो R का आधा होता है, ये सिद्ध करना है। तो ये वाला अपने को यूज में लेना है, वो अभी कैसे लेना वो देखेंगे। तो फिलहाल हमने अभी ये भी पारा समानांतर रेखा जो है B बिंदु से टकरा कर F से गुजरे, ये सबको पता है। तो अभी लिखना है इसमें, ये चीज़ जो हमने किया उसको लिखना है, मेन पॉइंट वही है। उसके बाद सिद्ध करना है, तो वो तो मैथमेटिक जो कैलकुलेशन है उससे सिद्ध हो जाता है इजीली। तो चलिए सबसे पहले लिखना क्या है, इसका नाम का दर्पण भी देना चाहे तो दे सकते हैं, M और M डैश या M डैश या M ऐसा, ठीक है, M या M डैश। तो ये दर्पण है, या MN भी मान सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानना चाहे तो मानना है, बस अपने को लिख देना है माना M और M डैश एक अवतल दर्पण है, या फिर डायरेक्टली भी लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि किसी अवतल दर्पण में, या फिर माना कि MN अवतल वहाँ तो हटेगा नहीं, अवतल दर्पण है, ठीक है। MN जो है अवतल दर्पण है, जिसमें अर्थात जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जो AB किरण आ रहा है, पहले देखिए जो भी हमने किया उसी को लिखना है। जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर या समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली AB प्रकाश की किरण, या फिर डायरेक्ट किरण भी लिख सकते हैं, वो अपना मन से लिखना है, बस यहाँ पे किरण उरण लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आने वाली AB किरण ऐसा भी लिख सकते हैं। AB प्रकाश की किरण माना MN अवतल दर्पण है, जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली AB प्रकाश की किरण B बिंदु से टकराकर या फिर B बिंदु से परिवर्तित होकर बिंदु B से AB प्रकाश की किरण, आने वाली AB प्रकाश की किरण बिंदु B से परावर्तन के बाद B से परावर्तन के बाद F से गुजरती है। उसके बाद क्या किया हमने, ये तो गुजर गया। उसके बाद C से B को मिलाया, तो C से B को मिलाया या फिर C से B पे लंब डाला, अभिलंब डाला, C से B पर अभिलंब डाला या C से B को मिलाया। तो बस इतना लिख देना, और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। माना कि अवतल ये जो MN है अवतल दर्पण है, जिसमें P ध्रुव है, F फोकस दूरी, P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं और भी लंबा, ठीक है। बट इतना भी ठीक है, कोई नहीं, अपने मन से और एक्स्ट्रा चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया, इतना हमने काम किया। उसमें AB समानांतर किरण है जो F से जाता है और C पे हमने अभिलंब डाला, उसको यहाँ पे जैसे हमने किया वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, तो अगर अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो कोण आपतित कोण होता है, अर्थात जो हमने कोण 1 नाम दिया और कोण 2 नाम दिया, ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं, ठीक है।
आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला कोण का दोनों का इक्वल होता है। क्यों होता है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम से दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं, जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, किसके अनुसार? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, परावर्तन के नियम से, या प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। तो ये तो सभी को पता है कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, अर्थात आई और जो आर है वो बराबर होगा। अब यहाँ पर जो हम कोण देख रहे हैं, एक और कोण है यहाँ पर 3, ये कोण है 3। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये तो आई आर सबको समझ में आ गया। यहाँ से हम ऊपर की अगर देखें तो ऊपर एक ए बी इस प्रकार से रेखा गया है, इस प्रकार से, और उस रेखा के नीचे भी एक समानांतर जो मुख्य अक्ष है वो भी एक रेखा की तरह होगा, जिसका अगर हम नाम देना चाहें तो चलिए यहाँ पे सी है, यहाँ से पी तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो एक रेखा जा रहा है, ये जो अभिलंब हमने डाला सी बी, यहाँ से सी से बी के पास, तो हम लोग ऐसे ही कहीं पे गुजार देते हैं, वैसे ऐसे इसको सी से बी तक अगर ले जाए और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अभी देखें इधर, यहाँ पर जो ऊपर में एक कोण बन रहा है ऊपर में, ठीक, और यहाँ पर जो इधर कोण बन रहा है इधर ये वाला, तो यहाँ पर ऊपर और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर नहीं है नीचे ही बन रहा है ये वाला, यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ना रेखा है, रेखा के नीचे 1 है, ये 1 कोण है और इसको हमने नाम दिया है 3। अब ये एकांतर कोण से बराबर दोनों होते हैं। समानांतर जब हमने पढ़ा था पीछे 7, 8, 9, 10 ऐसा पढ़ना था मैथ में ना, ये वाला कोण बराबर होंगे एकांतर कोण से, 1 और 3 समानांतर रेखा में जो होता है इस प्रकार से। तो ये वाला कोण ये बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला कोण जो है इसके बराबर है एकांतर कोण से, 1 और 3 बराबर होंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा अगर मैथ का रूल पता होगा तो 1 और 3 से बराबर होते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 ये भी बराबर होंगे एकांतर अंतः कोण से। हालांकि एकांतरी कोण लिखते हैं, एकांतर अंतः कोण था वो, बट एकांतर कोण से भी लिखेंगे तो चलेगा, एकांतर कोण से वो इक्वल है, ठीक है। 1 और 3 जो है वो भी बराबर है एकांतर अंतः कोण से। तो अब 1 और 3 बराबर हो गए, 1 और 2 बराबर है, 1 और 3 बराबर है। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया और इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया, ठीक है। इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। अब अगर देखें ध्यान से समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखें समीकरण, तो ये वाला अगर 1 2 के बराबर है और 1 3 के भी बराबर है तो 2 और 3 आपस में बराबर होंगे। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर तो राइट साइड राइट के बराबर। वैसे लॉजिकली भी सोचे कि 1 अगर 2 के बराबर है तो 1 मान लीजिए कोण 1 है जो कोण 2 के बराबर है, और कोण 1 है वो 3 के भी बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है 2 के, तो मान लीजिए ये 3 kg का है तो ये भी 3 kg का होगा, बराबर है। तो सपोज यहाँ पे एक 3 kg तो ये भी 3 kg। अब यहाँ पे एक तो 3 ही kg है और ये अगर इसके 3 के बराबर है तो ये भी 3 kg होगा। जब 3 kg होगा तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो लॉजिकली कैसे भी सोच सकते हैं, इजली वो समझ में आ जाएगा कि वो दोनों भी बराबर होंगे। जब 1 2 के बराबर और 1 3 के बराबर तो 2 3 भी बराबर होंगे। तो अब 2 3 बराबर होंगे या फिर लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर, ऐसा तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर होंगे। कैसे होगा? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों 1 और 3 बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 बराबर था, 1 और 2 बराबर था, तो यहाँ पे 2 और 3 बराबर हो गया। अब 2 और 3 जब बराबर हो गया, यहाँ पर 2 और 3 बराबर होगा ना, 2 और 3 कोण 2 बराबर कोण 3 होगा, ठीक है।
समीकरण 1 2 से दिख रहा है ना, 1 2 के बराबर 1 3 के बराबर, तो 2 3 भी आपस में बराबर होंगे। जब ये 2 3 बराबर हो गया तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 बराबर है, तो अब यहाँ से अपने को मेन काम करना है क्या, इसको भी हम लोग मान सकते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिख रहा है इधर, ये वाला एक ट्रायंगल की तरह आपको दिख रहा होगा BCF, और इसमें दोनों कोण आपस में बराबर है। अगर उसको हम साइड में बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारे पास C है, ये हमारे पास इधर B है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर F है, यहाँ पर कोण 3 और यहाँ पे कोण 2 है, देख रहे हैं ना, 2 और 3, ये वाला भाग को, इतना वाले भाग को हमने लिया BCF को। तो जब दो कोण, अभी हमने समद्विबाहु त्रिभुज में देखा था, जब दो कोण बराबर है एक किसी ट्रायंगल में, तो उसका सामने वाला भुजा, इसका सामने वाला भुजा आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात CF जो होगा BF के बराबर होगा, BF अर्थात CF के बराबर होगा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हो गए हैं, समीकरण 3 था, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, अभी काम आएगा तो देखेंगे, ठीक है। फिलहाल 2 3 बराबर हुआ, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उसी के जैसा है ना, वही है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे, और जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा का नाम है BF और इस भुजा का नाम है CF। तो अब हम लोग यहाँ पे किस त्रिभुज में चलेंगे, पहले तो हम लोग आते हैं त्रिभुज BCF में। अब BCF में अगर हम देखें इसमें, तो ये वाला भुजा अभी हमने जो समझा CF और BF, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज का 2 भुजा है जो इक्वल होगा, क्योंकि इसमें 2 कोण बराबर है, तो इसका सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें BF बराबर CF, कैसे होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर समीकरण ये जो है ना, ये वाला समीकरण 3 मानते, तो समीकरण 3 से देख रहे ये बराबर है, तो समीकरण 3 से भी कर देते, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज से, ये ज्यामिति का रूल है, उसके अनुसार ये ऐसा हुआ, तो ज्यामिति के नियम से भी लिख सकते हैं वहाँ पर BF बराबर CF। अब यहाँ पर अगर देखें तो VF और CF तो हो गया, बट अपने को इसका कोई काम नहीं है, हमको सिद्ध करना है क्या, F बराबर R/2। F यहाँ पर है और R टोटल इतना है, टोटल है, तो F और R ही है, 2 तो आ ही जाएगा ना, वैसे उसको बाद में देखते हैं ना, पहले F और R, तो बस इतना में सोझा ही चलना है। लेकिन ये जो हमारे पास BF आया ना, ये काम का नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो B आप देख रहे हैं यहाँ पर किरण, यहाँ पर अगर हम ऐसे बनाएं, यहाँ से जो हमारे पास किरण आया है B, अगर यहाँ से देखें ना, इसको B है, मान लीजिए यहाँ पर B, ठीक है, और यहाँ पर P है, तो अगर ये तो हमने ऐसा बनाया है, डायग्राम बना रहे, तो ये बड़ा है। अगर ये छोटा, जब दर्पण में देखेंगे ना, जो एक्चुअल में जो होगा अवतल दर्पण, उसमें, तो उसमें ये जो किरण है, ये जो किरण आ रहा है, यानी ये जो B बिंदु है, वो एकदम P के निकट होगा, क्योंकि वहाँ पे एकदम छोटा होगा, ये तो पूरा बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है, तब ये इतना दूर लग रहा है। जब छोटा में आएंगे तो दिखाएगा यहाँ पे B एकदम यहाँ पे है, यानी P के काफ़ी नज़दीक होता है B, तो P के काफ़ी नज़दीक है, इसका मतलब B और P में कोई अंतर नहीं है, मतलब लगभग सेम जगह पे दोनों है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, जब BF हो सकता है और B अब यहाँ पे है, तो BF के जगह पे हम लोग PF भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको ये है। तो यहाँ पर ऐसा समझ लें कि दम नज़दीक में है, तो जो यहाँ पर है हमारे पास F ही मान लेते, ये F जो है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, तो ये दम नज़दीक में है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखेंगे, चूँकि ये नज़दीक में ही है, अब रियल चीज़ तो है नहीं कि आपको दिखा सकते हैं, ये नज़दीक में ही होता है, और इसीलिए हम लोग ऐसा यहाँ पर लिखेंगे कि यदि B, यानी कि यदि बिंदु B या फिर यदि B बिंदु P के नज़दीक हो,
नज़दीक हो या है, ठीक। यदि बी बिंदु P के नज़दीक है तो बी बिंदु P के नज़दीक है तो यहाँ से तो हम देख ही रहे कि VF बराबर CF है ना। लेकिन वहाँ पे अगर B जो है P के नज़दीक होगा तो देखिए BF और PF में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि लगभग ये जो P है वहीं पे B है, तो PF और बराबर BF होगा। तो यदि B बिंदु P के नज़दीक है तो BF बराबर PF हो जाएगा, ठीक है। बस इतना समझना है यहाँ पर। B अगर इसके नज़दीक है तो PF बराबर, ये B यहीं पे है तो BF हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा PF, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मान लेते, जैसे कि ये था हमारे पास BF बराबर CF, इसको समीकरण यहाँ पर 2 तक हमने माना था, 3 मानते हैं इसको, और इसको मान लेंगे समीकरण 4। क्यों? ताकि समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर BF CF के बराबर है और BF PF के बराबर है, तो CF और PF आपस में बराबर होंगे, जैसे कि हमने पहले समझा था अभी। तो उसी प्रकार से लेफ़्ट साइड के बराबर, लेफ़्ट साइड ये दोनों जो लेफ़्ट राइट के बराबर, यहाँ पे भी लेफ़्ट राइट के बराबर है, यानी लेफ़्ट बराबर दोनों दिख रहा है, लेफ़्ट बराबर, तो राइट भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए BF बराबर PCF, BF बराबर PF, तो ये भी BF है, ये भी BF है, इसके बराबर CF है, इसके बराबर PF, तो आपस में ये CF बराबर PF भी होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर PF बराबर CF, यहाँ पर किससे हुआ, तो समीकरण 3 तथा 4 से, 3 और 4 से। तो यहाँ पर दिख रहा है BF CF BF PF बराबर है, तो CF PF भी बराबर होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये तो हो गया PF बराबर CF हो गया, ठीक है। ये B बिंदु को हमने नज़दीक में लाया तब BF बराबर पहले CF था, अब B बिंदु को हमने नज़दीक में लाया तब BF और PF भी बराबर हो गया। जब BF PF भी बराबर हो गया ना, तो ये PF और CF भी आपस में बराबर रहेंगे। वैसे हमको पता है कि PF और CF बराबर ही हैं, तो यहाँ पे दिखाना था तो हमने दिखा दिया PF बराबर CF। अब मेन काम है बस थोड़ा सा, अब क्या करना है, PF बराबर जब CF हो गया तो अब दर्पण के अनुसार, जो इस नियम के अनुसार जो हम जानते हैं कि PC जो है पूरा जो है ना, PC यानी PC क्या है, PC यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या है। इस जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और PC किसके बराबर, ये दोनों PF और CF को मिलाने से तो PC बनेगा। यहाँ पर समझ सकते हैं PC है जो PF और प्लस CF ये है PC, ठीक है। PC यानी टोटल जो है ये दोनों के मिलने से ही तो बना है PC, PF और CF दोनों को मिलने से। तो PC बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना PF प्लस CF, तो लिख सकते हैं। तो PC बराबर हो जाएगा PF प्लस CF, ठीक। अब PC बराबर PF प्लस CF, और हमें इधर पता है कि PF जो है CF के बराबर है, यानी CF जो है PF के बराबर है, या PF जो है CF के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PC बराबर PF को रहने देंगे, क्योंकि देखिए PF से ही अपने को फोकस मिलेगा, है ना, CF से नहीं मिलेगा, CF से नहीं। इसलिए CF के जगह पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, PF, क्योंकि PF का काम है फोकस लाना है। तो PF के जगह भी CF लिखेंगे, चूँकि आपस में दोनों बराबर है। तो PC बराबर PF को रहने देंगे, और हमें पता है कि CF जो है PF के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग CF के जगह पर भी PF लिखेंगे। जब हमने यहाँ पर PF लिखा, PC लिखा, तो PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, P से C के बीच की दूरी। तो यहाँ पर इसको हम लोग R लिखेंगे, और बराबर इधर देंगे PF क्या है, तो ये है फोकस दूरी, फोकस इसको छोटकी f से सूचित करते हैं, और प्लस इसको भी छोटकी f से सूचित करते हैं।
अब ये सिद्ध हो गया। थोड़ा सा और है इसमें ये है, ये हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 2f, r बराबर एक f इधर एक f इधर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2f। अब 2f बराबर r लिख सकते हैं हम लोग, 2f बराबर r, यानी r बराबर 2f या 2f बराबर r, दोनों तो एक ही है। तो f बराबर हो जाएगा r बटा 2, इधर गुना में 2 है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और यही अपने को सिद्ध करना था, यानी प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, काफ़ी इजी था। मेन तो था क्या कि जो किरण में 1 2 बना, ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम से यहाँ पे इक्वल था। ठीक है, ये दोनों इक्वल था, फिर हमने ना एकांतर कोण से 1 3 को इक्वल किया। मेन पॉइंट है जो यही है, 1 3 से इक्वल किया। जब 1 2 इक्वल था और 1 3 भी इक्वल हो गया, 1 2 के भी बराबर 1 3 के भी बराबर, तो 3 और 2 भी बराबर हो गए। तब इस त्रिभुज में हम लोग आए और ये समद्विबाहु त्रिभुज की तरह है, तो ये BF बराबर CF यहाँ पे मिल जाता है। फिर B को हम लोग P के नज़दीक कर देते थे, तो BF जो है CF PF हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से देखते हैं जो BF है CF के बराबर है, तो ये B P के नज़दीक आ चुका है, तो PF भी CF के बराबर होगा। तो इसके अनुसार हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सेम ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा आपका उत्तल दर्पण में भी, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, बट बाकी सब ऐसे रहेगा।